to today's video. This is अनुपमा. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की वीडियो लेके आई हूँ. क्लास 9 का सिलेबस हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट कर लिया है. मूल कॉन्सेप्ट की वीडियो लास्ट टाइम पर मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी और आज हम लोगों को उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो फटाफट आइए देखते हैं मूल कॉन्सेप्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. इसी वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ले लेंगे. एनसीईआरटी के कुछ 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब थोड़े से डिफरेंट है. बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करा दिए थे. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है, मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के 2 फॉर्मूलेज बताए थे, एक मास का और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर का. एवोगैड्रो नंबर से याद आया कि लास्ट वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था कि एवोगैड्रोस नंबर कैसे डिस्कवर हुआ था. तो देखिए, एवोगैड्रोस मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि एवोगैड्रोस लॉ पहले आया था, उसके बाद द एग्जैक्ट नंबर केम एंड एवोगैड्रोस लॉ वाज गिवन बाय एवोगैड्रो. एंड उन्होंने ये कहा था कि हर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. ये उन्होंने एस्टिमेट लगाया था. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता. मान लीजिए आप वाटर कैसे बनाते हो, आप हाइड्रोजन लेते हो और ऑक्सीजन लेते हो और तब जाके वाटर बनता है. ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ. और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, आपको पता होगा जिनकी बैलेंसिंग आती है. तो जब आप 2 हाइड्रोजन के गैस लेंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन की गैस, आगे 2 लगा हुआ है ना, ये मतलब कि आपने मान लीजिए 2 बाल्टी आपने भर के हाइड्रोजन ले लिया है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन लिया है. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, आगे 2 लगाया जाता है ताकि बैलेंस हो जाए. यहाँ पे 2 2 4 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 4 हाइड्रोजन है. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ये 2 ऑक्सीजन. ठीक है, ये आगे 2 लगा है, मतलब कि ये बता रहा है कि 2 ऑक्सीजन है. तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज हाउ वी राइट द केमिकल इक्वेशंस. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 बाल्टी या 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, तब जाके आपके 2 वॉल्यूम्स ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आपके 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बनेंगे. अब एवोगैड्रो ने ये कहा कि ये जितने भी वैल्यूज आप ले रहे हैं, ये वैल्यूज या जितने भी वॉल्यूम आप ले रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे. अगर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं तो इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे. अगर मान लीजिए इसमें 2 के बजाय इक्वल नहीं होते, एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि किसी भी वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम आप लो, नंबर ऑफ एटम सब में बराबर होता है. चाहे वो ऑक्सीजन का ले लो 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, कार्बन का 1 वॉल्यूम, सबके 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड होंगे. अगर ये फिक्स नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, ठीक है, 4 होता, तो आप मुझे ये बताओ कि जब वाटर बन रहा होता तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन छूट जाता. भाई यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन छूट जाते हैं. यहाँ पर वाटर बन रहा होता तो 1 हाइड्रोजन छूट जाता है. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं. ये इसका दोनों हाइड्रोजन यूज हो गया वाटर बनाने में, इस 3 में से 2 हाइड्रोजन यूज हो गया वाटर बनाने में, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर छूट जाता. अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो इसमें से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर छूट जाते थे, तो गड़बड़ हो जाता. क्या कभी ऐसा देखा है कि वाटर बना रहे हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कुछ हाइड्रोजन छूट गए या कुछ ऑक्सीजन छूट गए? नहीं, पूरा हाइड्रोजन पूरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है. और ये तभी हो पाएगा जब सब में बराबर होंगे, जब इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे, तब जाके यहाँ पर H2O बनेगा और यहाँ पर H2O बनेगा. समझ आ रही है बात? तब जाके यहाँ पे H2 बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है. यहाँ से इस हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तब बनाया क्या? 1 H2O बनाया. समझ आ रहा है?
फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक ऑक्सीजन लगा, तब बना दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा वाटर, ये रहा दूसरा वाटर। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। और यही एवोगाड्रो ने बताया था कि इक्वल वॉल्यूम्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और जो एवोगाड्रो नंबर है विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, ये पेरेन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। एक्चुअल में असल बात ये है कि मैं आपको एग्जैक्ट कहानी बताती हूँ उसकी। एवोगाड्रोज लॉ एवोगाड्रो ने दिया था, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है वो पेरेन ने निकाला था, ठीक है। लेकिन जब वो अपना जब भी वो अपना ये लॉ एक्सप्लेन करते थे, मतलब जब उन्होंने एवोगाड्रोज नंबर निकाल लिया, और आपको पता होगा कि पब्लिश किया जाता है ये, तो जब भी वो पब्लिश करते थे तो ही यूज्ड टू यूज़ दिस नेम एवोगाड्रोज नंबर निकाला उन्होंने था, लेकिन वो हमेशा एक्सप्लेनेशन के दौरान पर एवोगाड्रो नाम आगे जोड़ देते थे, एंड दैट इज़ वाई इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर के नाम से ही जाना जाने लगा। एक्चुअली इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय एवोगाड्रो बट इट वॉज गिवन बाय पेरेन, ठीक है। अब इन्होंने दिया कैसे था, सिंपल तरीके से बताऊंगी क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन्होंने एक गैस का ब्राउनियन मोशन लिया था। ब्राउनियन मोशन मतलब कि आपको पता होगा कि कोई भी गैस के जो पार्टिकल्स हो तो वो जिगजैग मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, इसी मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो उन्होंने एक गैस के ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि उस पूरे गैस का जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया था एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और यहीं से निकल आया था उनका ये एवोगाड्रोज नंबर। जैसे मान लीजिए कि एक आपने गैस ले लिया है जिसमें टोटल 10 चार्जेस हैं, ठीक है, 10 नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, ठीक है, 10 टोटल नेगेटिव चार्ज है उसका, और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, ठीक है। तो आप जब 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि उस गैस में कितने एटम्स रहे होंगे, 10 एटम्स रहे होंगे, है ना। तो निकल आया। आप टोटल चार्ज को डिवाइड कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आप क्या निकल जाएगा, आपका नंबर ऑफ एटम्स की उस पूरे वॉल्यूम में कितने एटम्स प्रेजेंट है ये जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि एक आपने गैस का एक वॉल्यूम लिया है जिसमें टोटल चार्ज मान लीजिए कि 100 आ रहा है, टोटल चार्ज 100 आ रहा है, और मान लीजिए कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2 होता है, एग्जाम्पल -2 होता नहीं है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2 हो जाएगा। तो आप जब टोटल चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा 50 एटम, हर एक एटम में 2 चार्ज, हर एक एटम में 2 चार्ज, हर एक एटम में 2 चार्ज, तो ऐसे कितने एटम्स हो गए, 50। सो दिस इज हाउ इट वाज कैलकुलेटेड। समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज आपको कहीं किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे डिस्कवर हुआ था, हाँ किसने डिस्कवर हुआ था ये आपको फिर भी पता हो तो चलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवोगाड्रोस आंसरिंग दैट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को इस वीडियो में करना है उस पे चलते हैं। चलिए, ऑल राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेट्स फर्स्ट रिवाइज जो हम लोगों ने पुरानी वीडियो में पढ़ा था। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, और हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, कमेंट करके बताओ नीचे ज़रा, मैंने मॉलिक्यूलर क्यों लिखा। मॉलिक्यूलर इसलिए लिखा है, कमेंट करो क्यों लिखा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल। ऑल राइट, सो ये डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, निकाल लेते हैं, वैसे तो याद हो जाना चाहिए। कार्बन का 12 + 16 × 2, सो दिस बिकम 12 + 32,
विच इज़ 44 ग्राम्स। ठीक है, 44 ग्राम्स। अब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 मोल्स आ गया इसका आंसर। ठीक है, 2 मोल्स आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मास पे लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles in 18.066 into 10 to the power 23. Let me erase 23 पार्टिकल्स नहीं लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या यहाँ पे मास निकालने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मास निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमको मोल्स का फॉर्मूला पता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, हम मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इसको डिवाइड कर देना है 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 को डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से 3, तो ये 10 टू द पावर 23 कट जाएगा 10 टू द पावर 23 से, और ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, तो 3 मोल्स आपका आंसर आ गया। ये कुछ पुराना जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, उसी का एक सैम्पल था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन बता दें। मान लीजिए कि मैं आपसे कहती हूँ calculate the number of molecules in let's say 48 grams of मीथेन लिखते हैं हम यहाँ पे, ताकि आपको मीथेन का फॉर्मूला भी पता चल जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब देखिए यहाँ पर मोल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या दे दिया है, मास दे दिया है, और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन, तो पहले तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4 48 ग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। अब हमने तो 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, मोल्स से मास निकालना या मास से मोल्स निकालना एक फॉर्मूले में, और दूसरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना या मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। ठीक है, जो 2 फॉर्मूलेज हमने इससे पहले यूज़ किए हैं बस वही, और दोनों फॉर्मूलेज में मोल्स हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो मोल्स का कुछ पूछा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 48 ग्राम से आप मोल्स निकाल सकते हैं, है ना। हमको 48 ग्राम्स मास दिया हुआ है, वी कैन फाइंड आउट द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, है ना। 2 फॉर्मूलेज हैं, पहले वाले फॉर्मूले जो मास वाला फॉर्मूला है उससे आप मोल्स निकाल लीजिए, और उस मोल की वैल्यू को नेक्स्ट दूसरा पार्टिकल्स वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लीजिए। देखते हैं, देखो तो हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नहीं, मास का पहले लगाएंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है, राइट। तो गिवन मास हमारा है 48 डिवाइडेड बाय मीथेन, CH4 है मीथेन, कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 4, यानी कि ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 16 ग्राम्स। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे हम किससे, 16 से। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल्स आ गया। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन में 3 मोल्स हैं, ये श्योर हो गया। अब हमारा जो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला है उसको लगाते हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू तो पता ही है, ये निकल जाएगा, है। 2 वैल्यूज पता है, ये निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप क्या करेंगे,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Na है एवोगाड्रोस नंबर, वहाँ जाएगा इक्वल टू के, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रोस नंबर, तो मोल कितना है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23, क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। वाई, बिकॉज मीथेन इज अ मॉलिक्यूल। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पर, मॉलिक्यूल्स निकाल लिया हमने, आंसर आ गया हमारा, पर अगर यहाँ पर एटम्स दिया होता, नंबर ऑफ एटम्स इन मीथेन, भाई हमने तो मॉलिक्यूल निकाला, पूछ लिया है एटम, तो ये लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक मॉलिक्यूल का आप निकाल लो कितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं वो आप निकाल लो, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, भाई ये मीथेन का एक ही तो मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं, एक कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन का है, टोटल 5, ठीक है, टोटल कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 5 एटम्स हैं, ठीक है, टोटल 5 एटम्स है, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो गए, 5, ठीक है, 5 एटम्स। व्हेन 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23 इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको, कर दें, ओफो, चलो अच्छा कर देते हैं, 5 6 33, 33, 3.5 8 40, 0 4 9, 90 इंटू 10⁻20, 90.330 इंटू 10⁻23 एटम्स। प्लीज़ चेक दिस आंसर, मेरे हिसाब से तो सही है, चेक कर लीजिए इसको, ये करेक्ट है, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसी में और करते हैं, मान लीजिए इसमें अगर ये बोला होता कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम्स, ये हमने कर लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने आगे, लेकिन अगर मान लीजिए ये बोला होता कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसने टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, अगर ये पूछा होता तो आप क्या करते, कुछ नहीं भाई, यहाँ कैलकुलेट कर लो, एक मॉलिक्यूल में पहले हम 5 ले रहे थे बिकॉज वी वर कैलकुलेटिंग कार्बन ऑल्सो, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ओनली हाइड्रोजन, सो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 4 ही तो है, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ आप 5 की जगह पर आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 18.066 इंटू 10⁻23 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका भाई, हाइड्रोजन का, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का पूछ ले तब तो कुछ करना ही नहीं है, 1 एक ही कार्बन है तो 1 से मल्टीप्लाई, यही सेम आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको भी कर दें, 4 2 6 72.264 इंटू 10⁻23 एटम्स, मेरा कैलकुलेशन ये आ रहा है, आप लोग अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, देखिए हो सकता है मिस्टेक्स हो सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो मिस्टेक हो सकती है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम, ठीक है, जहाँ से हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको मास दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर एटम और मास के बीच में कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है तो आप मोल्स निकाल लीजिए बीच में, ठीक है, मोल्स निकाल लेंगे तो पूरी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लो बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, सो ये हो गया है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, लगभग ऐसा ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूंगी कि अभी हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे थे, मास दिया हुआ था, अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा और हमें मास कैलकुलेट करना होगा। मीथेन ही रहने देते हैं, ठीक है, बस इसको चेंज कर देते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, मान लीजिए 24.088 इंटू 10⁻23 molecules
ऑफ मीथेन। ठीक है, तो अब आपको इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल और मास के बीच में कोई कैलकुलेशन है तो बीच का मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमको ये पार्टिकल्स दिया हुआ है, हमको मोल्स कैलकुलेट करना है, तो हम पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है वो फॉर्मूला? मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। खुद से ट्राई करिए, पहले तो वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मतलब अगर नहीं भी आएगा तो भी क्या दिक्कत है, किसी के सामने थोड़ी ना बेइज्जती होगी आपकी, आप खुद अकेले बैठ के कर रहे हैं, इंसल्ट होगी भी तो खुद के सामने। एटलीस्ट यू विल फील कि अरे यार मुझे ये भी नहीं आया, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए उसके बाद भी नहीं आया, तो कम से कम आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस। द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस द मोर यू विल गेट परफेक्ट इन इट। ठीक है, आपको ये सिर्फ कहावत ही नहीं है कि मैथ्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये मैथ्स ही है काइंड ऑफ, बस आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली मैथ्स। सो मैथ्स तभी आती है जब प्रैक्टिस करते हैं, एंड इट इज़ अ फैक्ट। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, जैसे पीटीएम में आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप सुन के चले जाते हो कि मैम टीचर बोलते हैं क्या मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस करना है, तो ये सिर्फ ऐसे कहावत ही नहीं है, फैक्ट है। आई एम ऑल्सो टीचर एंड व्हेन आई अटेंड PTMs तो यही मेरे मुंह से भी यही निकलता है, जो किसी भी बच्चे का मैथ्स अगर वीक होता है तो ये एक बड़ा ही कॉमन सा स्टेटमेंट है जो कि निकलता है टीचर्स के मुंह से, और वो ये है कि मैथ्स प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस करिए, जिस दिन रात प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए 1 घंटा मैथ्स। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, ऑल्दो आई एम ए वेरी गुड टीचर एंड आई डू नॉट कंप्लेन अलॉट। मैं अगर एक कंप्लेन करती हूँ तो उसके बाद फिर 4 तारीफ भी कर देती हूँ, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि हाउ मीन। ठीक है, सो एनीवे लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 24.088 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब डिवाइड हो गया, कैंसिल कर देंगे, 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब अगर आप देखेंगे तो ये 4, मैंने बहुत इजी से नंबर्स लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपकी ठीक ही होगी, मेन है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर केमिस्ट्री में को सीखना है। तो 4 मोल्स हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें मोल्स की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, निकल जाएगा मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। अब यहाँ पे तो गिवन मास है नहीं, हमें वही मास फाइंड आउट करना है, तो हम गिवन नहीं लिखेंगे, हम सिंपल मास लिख देते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब आपको ये मास निकालना है, ये वाला, तो ये मास निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, वन थिंग मोर, आप लोग कई बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे तेज़ भी होते हैं ना क्लास में, तो वो बच्चे सोचते हैं कि अरे यार ये बहुत अननेसेसरी, फटाफट कैलकुलेशन कर लिया और फटाफट आंसर निकाल लिया। इट इज़ गुड, बट हमको तो सबके लिए पढ़ाना है, तो इसी वजह से मैं सारे फॉर्मूलेज लिख के स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। ऑल्सो मेक श्योर कि आप भी अपने एग्ज़ाम में फॉर्मूले ज़रूर लिखें। जब भी इनफैक्ट जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट मेक्स यू लर्न इट बाय हार्ट। तो आपको एकदम अच्छे से, बढ़िया एकदम अच्छे से याद हो जाएगा फॉर्मूले, वो भूलेगा नहीं जब आप उसको एक ही फॉर्मूले को 3-4 बार हर क्वेश्चन में लिखो, हर क्वेश्चन में लिखो। कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूलेज लिखने की आदत डालिए, बार बार लिखने की आदत डालिए। तो ये हो गया, मास कैलकुलेट करना है, मोल्स कितने आए हैं, 4 मोल्स आए हैं। मॉलिक्यूलर मास मीथेन का अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, CH4 था, 12 + 4 16 ग्राम्स, है ना। तो 16 मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, एक्सक्यूज मी, मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आ जाएगा, 64 ग्राम्स आ गया, 64 ग्राम्स आ गया। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं NCERT के, वो जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स पिक अप दोज क्वेश्चन। ओके, डन विद दिस, लेट्स डू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ऐसे कुछ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके,
लेट्स डू दैट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ड इम्पॉर्टेंट है, एवरीथिंग दैट इज रिटन इन एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब किसी भी एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। आप कितने भी सप्लीमेंट्रीज, कितने भी रेफरेंस बुक्स पढ़ लो, बट उनमें से कुछ भी एनसीईआरटी को छू भी नहीं सकता। ठीक है, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लोग क्रैक करते हैं रीडिंग दिस एनसीईआरटी 6 to 8, 9, 10th, 11th, ये एनसीईआरटी बुक्स रीड करके ही करते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी। और ये नहीं कि रेफरेंस से ही पढ़े जा रहे हैं, रेफरेंस इज गुड, एक्स्ट्रा होता है वहाँ पर और एलैबोरेटेड होता है। एनसीईआरटी समराइज्ड है, बट एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स डू द एनसीईआरटी। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो एनसीईआरटी सब लोग बोलते हैं ना, तो आई ऑलवेज यूज टू से एनसीईआरटी। और बाद में काफ़ी टाइम बाद मुझे 8th या 9th में शायद पता चला कि वो एनसीईआरटी नहीं है, वो एनसीईआरटी है। ठीक है, शायद आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कभी बचपन में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सल्फर। क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सल्फर। यहाँ सल्फर S8 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है और मॉलिक्यूल ही पूछा है। ठीक है, इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर। सॉलिड सल्फर का मतलब S8 ही है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें वही सेम चीज़ है जैसा हम लोगों ने किया है। ठीक है, अभी तक जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन इससे पहले 2 किए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है और मास दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर S8 की बात हो रही है। ठीक है, तो हम जब भी हमको मास दिया हुआ होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा या मॉलिक्यूल्स और मास में कोई कैलकुलेशन पूछेगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। तो आपके पास मास है, आप यहाँ से मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे मोल्स? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मोल्स। अब देखिए, गिवन मास कितना है? 16। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई? S8 है। ठीक है, S8 का मतलब 8 सल्फर एटम्स, 8 सल्फर, और एक सल्फर का होता है मास 32 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 32 × 8, यही होगा। इतने नंबर ऑफ मोल्स है। डेसिमल में आएगा मोल्स। अगर मोल्स डेसिमल में आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मोल्स डेसिमल में आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पर डेसिमल में निकाल लें, या आप चाहें तो उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दें। ठीक है, जितना कैलकुलेशन हो पा रहा है उतना कैलकुलेशन कर लो, बाकी सब फ्रैक्शन में छोड़ दो। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ये 8 2 16, 2 16 32। सो 1/16 मोल्स आ गए हमारे। ठीक है, 1/16 मोल्स आ गए। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन में आया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है हमें। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, उसके लिए हम मोल्स वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई Na इंटू मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? सॉरी, एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोल्स कितने आए हैं? 1/16। अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका कुछ आएगा 0.376 समथिंग। ठीक है, कुछ ऐसा 764 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, इंटू 10⁻23। ये आ गया आपका मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है वैसे ही आपको करना है। तो आप चाहें तो अपना आंसर यहीं पर छोड़ दें।
या इसको और थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा ना, इसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम ये जो डेसिमल है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पीछे, तो ये 3.76 हो जाएगा। जब डेसिमल उधर जाएगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर एक डेसिमल 22 हो जाएगा। एक डेसिमल की वैल्यू, एक मतलब ज़ीरो की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी डेसिमल उधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे वैल्यू घट जाएगी। तो या तो आप ऐसे यहीं पर छोड़ दें या तो आप यहाँ पर इतना सॉल्व करके थोड़ा सा खूबसूरत बना के छोड़ दें, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलना, मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो भी है। अच्छा, अगर आपको कभी डाउट होता है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए या एटम होना चाहिए या आयंस होना चाहिए, अभी आयंस पे भी क्वेश्चन करेंगे, क्या होना चाहिए, तो कुछ मत लिखो, बस पार्टिकल्स लिख दो। क्या लिख दो? पार्टिकल्स लिख दो, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ऑल राइट, हो गया है ये। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। लेट्स डू दैट। बहुत ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग आपको लगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन, हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ aluminium ions present in 0.051 grams of aluminium oxide। यही है? यस, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि आपको मास दिया हुआ है और आपको एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं। यहाँ पर आपको आयंस निकालने हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं। लेट्स डू दैट। तो देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। अब क्वेश्चन में देख के आपको इतना तो कंफर्म अब मुझे लगता है हो गया होगा कि नंबर ऑफ आयंस पूछा है और मास दिया हुआ है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोल्स निकालने का करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम नंबर ऑफ आयंस अपने आप आ जाएगा। देखते हैं, Al2O3 ये होता है एल्यूमिनियम का फॉर्मूला, ठीक है। इसका मास निकालेंगे, ऑब्वियसली मास के बारे में बात हो रही है तो मास तो निकालना ही पड़ेगा। इसका अगर आप मास निकालेंगे तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम्स। तो हाउ मेनी एल्यूमिनियम्स आर देयर, 27 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 एल्यूमिनियम है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 टू 14, 154 प्लस 48, दिस इज 202 ग्राम्स आ गया आपका Al2O3 का, ठीक है। 102 ग्राम्स Al2O3 आ गया। अच्छा, अब ये जो Al2O3 है इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो किस फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में है, एटम्स के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। किसके फॉर्म में है यहाँ पर एल्यूमिनियम, ये जो 2 एल्यूमिनियम है दिख रहा है ना, Al2O3, 2 एल्यूमिनियम आ गए। सो ये जो एल्यूमिनियम है ये आयंस के फॉर्म में है, यहाँ पर एटम्स के फॉर्म में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आप क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आपको याद आएगा कि ओ अच्छा, Al2O3 में एटम्स नहीं होता, आयंस होता है। जब ये बनता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो आयंस ही, जो एटम है वही आयंस में चेंज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम इसी चैप्टर की वीडियो में आयंस का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एटम आयंस बनता कैसे है। एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो किस में चेंज हो जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है, और वही चार्ज आने की वजह से हम उसको क्या बुलाने लगते हैं, आयंस बुलाने लगते हैं। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के साथ वही हुआ है। पहले एल्यूमिनियम का एटम ही था जब वो अकेला था, ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा था। जब एल्यूमिनियम अकेला था वो एटम के फॉर्म में था। जैसे ही उसने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए उसे अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा ऑक्सीजन को। उसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, तब जाके ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज, जैसे ही एल्यूमिनियम पे चार्ज आया वैसे ही वो क्या बन गया, आयन बन गया। अब वो एटम थोड़ी रहा, अब वो क्या बन गया है, आयंस बन गया है। तो ये
पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को आयंस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, पार्ट मुझे याद नहीं है, उसमें मैंने आप लोगों को आयंस को डिटेल में बताया था। तो अभी आपको बस इतना समझना है कि Al2O3 में एटम नहीं होते हैं, आयंस होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है उसे, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से वो आयंस, उस पर चार्ज आएगा और वो आयन बनेगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं, यहाँ पर 2 आयंस हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 आयन है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इवन अ मॉलिक्यूल है भी नहीं इसको ये, बट एनीवे चलो हम उसके बारे में क्लास 10th की वीडियोज़ में, आप जब क्लास 10th पढ़ेंगे तब आप उसको डिस्कस करेंगे, तब आप उसको समझिएगा। सो ये आ गया हमारा मास। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हम यहाँ पर इसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो गिवन मास है हमारा कितना, 0.051 डिवाइडेड बाय 102 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम्स नहीं लिखते हैं, मोल्स बन जाएगा ये। अब ये आ गया हमारा मोल्स। ठीक है, इसको अब यहाँ पर कैलकुलेट मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट मत करिए, इसको एज इट इज़ फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। ये आगे जाके सिंप्लीफाई करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, यहीं पे कैलकुलेशन करने लग जाओगे इट माइट बिकम डिफिकल्ट। सो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स हमें पता है, एवोगाड्रो हमें पता है, और हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो मोल्स हमारा कितना है, 0.051 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इतने मॉलिक्यूल्स आए हैं। इतने क्या आए हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आए हैं। पर क्या हमें मॉलिक्यूल पूछा है, नहीं, हमें क्या पूछा है, एल्यूमिनियम आयंस पूछा है। क्या हमें मॉलिक्यूल पूछा है, नहीं, हमें क्या पूछा है, एल्यूमिनियम आयंस पूछा है, एल्यूमिनियम के आयंस। और मैंने अभी आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं, 2। एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं, 2। यानी कि इतने मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने आयंस होंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड ये किए हुए हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले प्रैक्टिस किया। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू, बस इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो 0.051 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। ठीक है, अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करिए। ये डेसिबल हटा के मैं नीचे 100 कर लूँ, 1000, ये डेसिमल अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, 51 हो गया। भाई आगे 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 51 आ गया। इस 2 से 102 काट देते हैं, ये आ जाएगा 51, और ये 51 आपस में कट गया। अच्छा, अब क्या आया देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 बचा है, और नीचे है 1000 था ना, 051 था, 1000। ये जो 1000 है, ठीक है, ये जो 1000 है, इसकी वजह से 23 के 3 zeros हट जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक और तरीके से मैं ये समझा सकती हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो 3 है इसको हम ऐसे, ये 1000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10⁻3 ऐसे लिख सकती हूँ। ये 10⁻3 जब अपॉन के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटू 10⁻³ बनेगा। सिंपली भी सॉल्व कर सकते थे, जिनको सिंपल नहीं समझ में आए उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 23, ये जो 10⁻³ है ये ऊपर गया तो
3 हो गया। अब जब आप इसको कॉमन लेके करें, ये तो एक्सपोनेंशियल वाला पावर हो गया ना, ये एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 3 20 आयंस, ठीक है, आयंस, यूनिट सही लगाना है, आयंस पूछा है तो आयंस। सो दिस इज योर आंसर। इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई नो दैट, but please write this down. All right children, so this was all for today's video. I have tried my best to practice all the type of questions that can come in your exam from this chapter and from this topic basically, mole concept. इसके अलावा तो इससे पहले जितने भी हम लोगों ने किए वो सिंपल मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास निकालने के क्वेश्चंस थे, विच इज़ वेरी वेरी इजी। मेन आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन करके समझ लिया एकदम बढ़िया तरीके से। इन केस आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली टेक अप दैट क्वेश्चन इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड देन हम उसको वहीं पर वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट audience, having so much patience if you have watched this video till here. If you are new to this channel then please subscribe to the channel because I come up with videos of class 9, 10th and 11th chemistry. नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर एंटायर साइंस सिलेबस. So if you are already a subscriber then thank you so much for being such a great supporter and audience. Thank you and bye bye.